नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भारत में। हम पढ़ रहे हैं समास प्रकरण यूपी टेट संस्कृत। ठीक है, हमने संधि पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, शब्द रूप पढ़ लिया, धातु रूप पढ़ लिया। ठीक है, अव्यय भी पढ़ लिया। आज का टॉपिक्स है समास। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास से संबंधित हम लोग जानकारी लेंगे। समास किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए समास कहते किसे हैं। तो समास की परिभाषा यही है, सम असनम समासः। सम असनम समासः। सम का मतलब होता है सम असन। सम मतलब साथ, असन बैठना या रखना। साथ बैठना या साथ रखना, साथ रहना या संक्षेपीकरण ही समास है। समास क्या है, संक्षेपीकरण ही समास है। किसी चीज को संक्षिप्त कर देना मतलब समास हो गया। अनेक पदों का, अब शब्दों में किसी चीज को बड़े चीज को छोटे कैसे करते हैं, जैसे अनेक पदों का मिलकर एक हो जाना। अनेक पदों का मिलकर एक हो जाना, जैसे कई सारे पद हैं, मतलब मान लीजिए 3-4 पद हैं, हमको क्या करना है, एक ही पद बनाना है, हमको एक ही पद में बोलना है। वो 3-4 पदों को, 2-3 पदों को, 2 पदों को, तो हमें क्या करना होगा, समास करना होगा। जैसे राज्ञः पुरुषः, हमको कहना पड़ता है, मान लीजिए कोई राजपुरुष है, राजा का कोई आदमी है, तो हमको कहना पड़ेगा राजा का आदमी। 3 शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें कि राजपुरुषः, क्या कहें, राजपुरुषः, तो इससे क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, राजा का पुरुष, राजा का आदमी। गंगाया समीपम, गंगाया समीपम, हमको कहना पड़ा गंगा के किनारे, गंगा के पास, गंगा के किनारे, तो गंगा के किनारे 3 शब्द हमको बोलना पड़ा। अब उस तरह बोल दे, समास में बोल दे कि उपगंगम, उपगंगम बोल दे, तो क्या मतलब हुआ कि हमारा मतलब समझ में आ गया कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि ये गंगा के किनारे यानी कि गंगा के पास की बात कर रहे हैं। उपगंगम से हम उसका संक्षिप्तीकरण कर दिए। ठीक है, तो समास का मतलब समझ में आया। समास का मतलब होता है कि संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त कर देना, किसी चीज को छोटा कर देना। ठीक है, सम सनम समास, पदों का संक्षिप्त हो जाना ही समास कहलाता है। समास की एक शब्द में परिभाषा करें तो वही संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में कहना होता है। समास शब्द का अक्षरार्थ, मतलब समास शब्द का अगर अक्षर सहित अर्थ करें तो मतलब होता है एक साथ या पास पास रखना। समास को एक, समास का मतलब होता है शब्दों को एक पास रख देना। अब प्रकृति क्या है, इसका प्रत्यय क्या है, समास का प्रकृति क्या है और इसका प्रत्यय क्या है। तो समास जो है किस शब्द से बना है, किस उपसर्ग से बना है, किस धातु से बना है, किस प्रत्यय से बना है, उसको जानते हैं। सम, समास में सम उपसर्ग पूर्वक बना है। सम उपसर्ग लगा है, अस धातु लगा है। धातु कौन सा लगा है, अस, और प्रत्यय कौन सा लगा है, घई प्रत्यय लगा है। प्रत्यय कौन सा लगा है, घई प्रत्यय। सम मतलब होता है पास या निकट, सम का मतलब होता है पास या निकट। अस का मतलब होता है बैठना, अस का मतलब क्या होता है, बैठना। घई एक प्रत्यय है, इसमें अशेष बचता है। ठीक है, तो सम उपसर्ग पूछ ले समास में कौन सा प्रत्यय है, तो समास में घई प्रत्यय है। कौन सा धातु है, तो अस धातु है। अस मतलब बैठना, पास में बैठना, पास में आ जाना, नजदीक आ जाना, एक हो जाना। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द पास पास आकर बैठ जाते हैं उसे समास कहते हैं। समास का एक सूत्र है, विभक्ति लुप्यते यत्र, जहां पर विभक्ति का लोप हो जाए, विभक्ति रहे ही ना, जहां पर यत्र, जहां पर विभक्ति का लोप हो जाए, मतलब विभक्ति न रहे। तदर्थस्तु प्रतीयते, परंतु उसका अर्थ जो है प्रतीत हो, अर्थ उसका जो है प्रतीत हो, विभक्ति का लोप हो जाए, अर्थ प्रतीत हो। ठीक है, पदानाम चैक पद्यम च, और क्या हो, अनेक पद मिलकर क्या हो जाए, एक पद बन जाए, अनेक पद मिलकर एक पद बन जाए।
समासः सो अभिधीयते, उसी को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? 3 बातें हो गई जिसमें विभक्ति का लोप हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विभक्ति का तो लोप हो जाए परंतु अर्थ की प्रतीति हो। ठीक है। पदानाम चैक पद्यम, अनेक पद मिलकर एक पद का निर्माण करें, वही समास कहे जाते हैं। ठीक है, वही उसे ही समास कहा जाता है। जहाँ विभक्ति का लोप हो जाता है पर उसका अर्थ प्रतीत होता है और जहाँ अनेक पद मिलकर एक पद के रूप में परिणत हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। समास के लिए कम से कम 2 शब्दों का होना आवश्यक है। समास के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? क्या क्या होना अनिवार्य है? समास के लिए 2 पद का होना जरूरी है, कम से कम 2 पद। 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम बात कर रहा है तो कम से कम 2 शब्द का होना जरूरी है। समास को पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें जान लेना चाहिए। जैसे हम समास पढ़ाएंगे तो यदि हम कहें पूर्व पद, उत्तर पद, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। ठीक है, समास है क्या एक्चुअल में? तो समास क्या है? समास संक्षिप्तीकरण है। ठीक है। अब जैसे जैसे कहा गया है कि 2 पद का होना जरूरी है, ठीक है, 2 पद का होना जरूरी है, तो उसमें अगर मान लीजिए हम लोग बात करें कि कौन से पद की कौन कौन से पद हैं, उसको नाम दे दिया गया है। 2 पद में जो पहला पद होगा, जो पहले पद को क्या कहेंगे? पहले शब्द को या पहले पद को पूर्व पद कहेंगे। ठीक है, पहले पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे। और बाद वाले को उत्तर पद कहेंगे। बाद वाले को क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। ठीक है। समास में 2 पदों या शब्दों को मिलाकर बनाए गए एक पद को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। अब समासिक पद किसे कहते हैं? अब पूछे समासिक पद क्या, तो वही समास। समास में 2 पदों या शब्दों को मिलाकर बनाए गए एक पद को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? समास को ही समस्त पद कहते हैं। जो 2 पदों को मिलकर, जो 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है, एक पद बना है, उसे ही समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। समास किसे कहते हैं? समास सम उपसर्ग पूर्वक, समास सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घई प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। समास कैसे बना है? सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घई प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। ठीक है। समास में 3 बातों का होना जरूरी है। क्या क्या होता है समास में? उसे समास कहा जाता है। कौन कौन से शर्त होनी आवश्यक या शर्त होते हैं? तो उसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। सबसे पहले शर्त यह है कि उसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। उसके बाद लोप तो हो जाता है लेकिन अर्थ की प्रतीति बनी रहती है। ठीक है। पदानाम चैक पदम पद्यम च, अनेक पद मिलकर एक पद हो जाता है। अनेक पद मिलकर एक पद बनते हैं, उसे समास कहा जाता है। ठीक। समास के लिए कम से कम 2 पदों का, 2 शब्दों का होना आवश्यक है। 2 शब्दों में पहला पद जो होता है वो होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद कहेंगे, दूसरे पद को उत्तर पद कहेंगे। समास में 2 पदों या शब्दों को मिलाकर बनाए गए एक पद को, अब पूछे सवाल कि समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं? तो 2 पदों को मिलकर, 2 शब्दों को मिलकर जो एक शब्द बनता है उसी को समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। ठीक है। अब पूछे समास विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह मतलब क्या होता है बताइए? विग्रह मतलब झगड़ा, अलग अलग हो जाना, लड़ाई झगड़ा, विग्रह हो गया, उसमें उनमें विग्रह हो गया, उनमें आपस में मतलब मतभेद हो गया, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो विग्रह का मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग करने पर अर्थात विभाजन करने पर समास विग्रह या व्यस्त पद कहते हैं। ठीक है, समास विग्रह कहते हैं। विग्रह हो गया, जैसे मान लीजिए राजपुरुष तो राज्ञ पुरुष, गंगाया समीपम, गंगा के किनारे, ये अलग अलग हो जाना क्या होता है? ये विग्रह होता है। ठीक है, जैसे संधि विच्छेद में हम लोग पढ़ते हैं, जब अलग अलग हम वर्णों को अलग अलग करके एक करते हैं तो संधि विच्छेद है, जब एक हो जाते हैं तो संधि हो गया, मतलब उसमें आपस में मतलब जुड़ाव हो गया। ठीक है, उसी तरह विग्रह, समास विग्रह, जब समास विग्रह होता है तो हम उसको शब्दों को अलग अलग करते हैं और जब समास हो जाता है तो क्या करते हैं? हम
उसे मतलब उसमें समास हो जाता है, एक हो जाते हैं वो पद। ठीक, समास को वृत्तियों में पढ़ा जाता है। समास को किसमें पढ़ा जाता है? वृत्तियों में पढ़ा जाता है। मतलब वृत्तियों के माध्यम से हम जानते हैं कई एक सीढ़ी होती है कि इसमें ये समास लगता है, इसमें ये समास, ऐसे कई सीढ़ियां हैं, उनको हम वृत्तियों में मतलब उसको वृत्ति कह सकते हैं। समास को वृत्तियों में पढ़ा जाता है। परार्थावृत्ति क्या होती है? परार्थाभिधानम वृत्ति। परार्थाभिधानम, पर अर्थ अभिधानम, मतलब आप दूसरे के अर्थ को पूर्ण रूप से अपने अर्थ का परित्याग कर देना, और परार्थ अभिधानम, दूसरे के अर्थ को ग्रहण कर लेना, दूसरे के एक विशिष्ट अर्थ को ग्रहण कर लेना, क्या है? वृत्ति है। समास आदि में जब पद अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने स्व अर्थ को पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, समास में अपने पूर्ण अर्थ को छोड़ देते हैं, विशिष्ट अर्थ को कहने लग जाते हैं, तब उसे वृत्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे उपगंगम है, तो मान लीजिए उपगंगम है, गंगाया समीपम, अपनी अपनी वृत्ति को छोड़ दिया ना, उप अपनी वृत्ति को छोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ? वो समास बन गया। ठीक है, उसको वृत्तियों में हम लोग पढ़ते हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां पाई हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। कृदंत, तद्धित घटित, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, सनाद्यंत, धातु वृत्ति। ये 5 वृत्तियों जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जान जाइए कि आखिर में ये जो समास बनते हैं वो किस प्रत्यांत है, कौन से मतलब उसमें प्रत्यय लगा है, तद्धितांत है, समास वृत्ति है, एक शेष वृत्ति है, इसमें सनाद्यंत धातु वृत्ति लगी हुई है। ये सब चीजें बस जानकारी के लिए हैं, तो इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए। ठीक है, जैसे कृदंत वृत्ति, इसके अंत में कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय वाले जो होते हैं वो कृदंत होते हैं। ठीक है, जैसे कारकः, कृ, करड़े, कृ, करड़े, क्या होता है? कारकः में कौन सा प्रत्यय लगा है? रूल प्रत्यय लगा है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा है? रूल प्रत्यय लगा है। ठीक है, ऊ को अकादेश हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? कारकः। ठीक है, कारकः। ठीक है, तो ये क्या है? कृदंत प्रत्यय, रूल प्रत्यय। उसी तरह कुंभकारः, कुंभ, कृ, करड़े में कुंभ, क्री धातु, ठीक है, और फिर रूल प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? कुंभकार। क्या हो जाएगा? कुंभकार। इसमें भी कौन सा प्रत्यय लगा है? कौन सा प्रत्यय लगा है? कृत प्रत्यय। ठीक है, कुरु चर, चर गतौ या भ्रमणे, अर्थ में कुरु, चर और ट प्रत्यय लगा, ट में अशेष बचता है। ठीक है, कुरु चर, कुरु चर। ठीक है, ये कृदंत प्रत्यय है। ठीक, तो इस तरह से कृदंत वृत्ति वाले, इसके अंत में जो कृदंत वृत्ति वाले समास होते हैं वो कृत प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं। परस्पर संबंध एकार्थी भाव स्वरूप विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। ये प्रत्यय मिलकर अलग अलग अर्थ को, अपने अपने विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा कृदंत वृत्ति, यानी कि इसके अंत में कृत प्रत्यय होते हैं। दूसरा है तद्धित घटित वृत्ति। इस वृत्ति में पीछे, आगे या बीच में कहीं तद्धित प्रत्यय हुआ करता है। इसका जो ये जो वृत्ति, इस वृत्ति में जो प्रत्यय पीछे भी, आगे, बीच में कहीं तद्धित प्रत्यय, कहीं मतलब तद्धित प्रत्यय घटित हो सकता है। जैसे औपगवः, अपत्यार्थे अड़, औपगवः में औपगवः मतलब उपगु का वंशज। औपगवः क्या है? उपगु का वंशज। ठीक है, यानी कि औपगवः, उपगु अपत्यम, उपगु अपत्यम, अड़ प्रत्यय लग गया है, तो क्या हो गया है? औपगवः। दासरथी, दासरथी दशरथस्य अपत्यम, दशरथस्य दशरथ के पुत्र दासरथी। बहुपटुष, बहुष पटु, बहुत में चतुर है वो, बहुत लोगों में वो चतुर है, बहुष पटु, उ प्रत्यय। सार्वकः, क प्रत्यय। ठीक है, ये सब तद्धित प्रत्यय हैं, सार्वकः। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि तद्धित इन शब्दों में
तद्धित प्रत्यय घटित होते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है, समास वृत्ति। समास वृत्ति जैसे समास की वृत्ति में इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर परस्पर संबंध एकार्थी भाव होकर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वही समास हो जाता है। दो शब्द मिलकर एक हो जाते हैं, जैसे गजानाम पति गजपति हो गया है। अगर मान लीजिए हमको कहना हो हाथियों का स्वामी, तो हम कहेंगे हाथियों का स्वामी। ठीक है, हाथियों का स्वामी, उस तरह कह सकते हैं हम गजपति है, ये गजपति है। एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे, गजपति है। ठीक है, उस तरह कहना पड़ेगा हमें, हाथियों का स्वामी। ठीक, चौथा देखिए, एक शेष। एक से जब दो या दो से अधिक पदों में से एक शेष रह जाता है। एक समास कब होता है, जब दो या दो से अधिक पद में एक ही शेष रहता है लेकिन दोनों का अर्थ बोध कराता है। जैसे पितरौ, जैसे पितरौ। पितरौ का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ पिता, पितरौ का मतलब ये होता है माता च पिता च पितरौ। ठीक है, पितरौ में कौन कौन आएंगे, माता च पिता च पितरौ। ठीक है, माता च पिता च पितरौ। पांचवा देखिए, सनाद्यंत धातु वृत्ति। सनाद्यन यानी कि जो सन आदि धातुओं से जो युक्त समास है, ऐसे सन हो गया, क्यच क्याच काम्यच क्यंग क्यांग क्विप ऋच यंग यंग लुक आदि जो 12 सनादि 12 प्रकार के सनादि हैं, तो प्रत्यय जिस धातु के अंत में आते हैं वह एकार्थी भाव प्रकट करते हैं। जैसे पुत्रम इक्षति इति पुत्रियति, राजान, जैसे पुत्रम इक्षति इति पुत्रियति, पुत्र की इच्छा करता है, राजा बनने की इच्छा करता है, प्रजा की इच्छा करता है। या शिशुयति, शिशु बालक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करता है, शिशुयति। ठीक है, इन वृत्तियों के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य या पदावली प्रयुक्त की जाती है उसे विग्रह का कहते हैं। विग्रह का मतलब वही अर्थ, जब बोध हम इन वृत्तियों का बोध कराना हो कि ये समाज, ये शब्द जो है इस वृत्ति में आती है, तब उसे जो वाक्य या पदावली प्रयुक्त की जाती है, अलग अलग जो वाक्य या पदावली प्रयुक्त की जाती है उसे विग्रह कहते हैं। विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। अब विग्रह कैसे बनते हैं, कैसे कैसे हम उसको विग्रह निकालेंगे, तो विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विग्रह होते हैं, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या होता है, जिन पदों का विग्रह प्रचलित भाषा की तरह हो जाता है, लौकिक विग्रह। लौकिक मतलब जनरल, जैसे सामान्य रूप से जो हो जाता है इसे लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राम पुत्र, तो क्या कह दिया हमने, रामस्य पुत्र, ये क्या है, लौकिक विग्रह। मतलब जन साधारण के लिए यह क्या है, आसान है। ठीक है, उसे लौकिक विग्रह कहेंगे। अलौकिक विग्रह मतलब, अलौकिक विग्रह शुभ प्रत्ययों के माध्यम से होता है, यानी कि उसमें सुप आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। कैसे रामस्य बनाम, कैसे उसमें कौन सी विभक्ति लगी, कौन से प्रत्यय लगे, क्या क्या हुआ उसमें वचन, कैसे कैसे सब हम लोग एक क्रम से जो मतलब क्रम चलता है, जो क्रम से जो विग्रह होता है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। व्याकरण प्रक्रिया के माध्यम से जो मतलब जो विग्रह होता है वो क्या होता है, अलौकिक विग्रह होता है। व्याकरण प्रक्रिया का प्रत्यादि का विवेचन जिस विग्रह में किया जाए वो अलौकिक विग्रह कहलाता है। समर्थ पद विधि क्या है, समर्थ पद, समास में समर्थ पद विधि होना आवश्यक है। समास में दोनों पद समर्थ होने चाहिए। 2 पद है, अगर मान लीजिए अगर एक पद मतलब समर्थ नहीं है तो काम नहीं चलेगा। दोनों पद को समर्थ होना आवश्यक है। एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, एक दूसरे से संबंध मतलब एक दूसरे से वो संबंधित हो। जैसे राज्ञा पुरुष कह दिए तो राजा का पुरुष तो समझ में आता है, राज्ञा पुरुष तो राजा का पुरुष समझ में आता है। ये दोनों पद एक दूसरे से संबंध है। यहाँ पे देखिए, भार्या राज्ञा पुरुषो देवदत्त, पत्नी राजा की पुरुष देवदत्त का समझ में नहीं आता है। ठीक है, अतः यह राज्ञा और पुरुष में समास नहीं हुआ, क्योंकि राज्ञा का संबंध भार्या से है, राज्ञा का संबंध भार्या से और पुरुष का संबंध देवदत्त से के साथ है, इसीलिए ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई समास नहीं हुआ। सामर्थ्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, व्यपक्षार्थ भाव सामर्थ्य, एकार्थी भाव सामर्थ्य। व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य, यहाँ राज्ञा राजा का कहने से अर्थ पूर्ण नहीं होता, अन्य किसी पद की आकांक्षा रह जाती है। जहाँ पदों में आकांक्षा नहीं होती वहां समास नहीं होता है। जहाँ
जैसे मान लीजिए राज्ञा कहने से अर्थ पूर्ण नहीं होता है। राज्ञा मतलब क्या है? षष्ठी का विभक्ति लग गया। राज्ञा, राजा का क्या आकांक्षा तो हुई ना कि राजा का क्या, तो राजा का पुरुष, तो यहाँ पे आकांक्षा है तो इसलिए राजपुरुषों में समास होगा। अगर सिर्फ राज्ञा है तो उसमें समास नहीं होगा। ठीक है। एकार्थी भाव, यह सामर्थ्य का दूसरा प्रकार। एकार्थी भाव समस्त पदों में पाया जाता है। जैसे एकार्थी भाव मतलब एक अर्थ का भाव, जैसे राजपुरुष, इसमें राज्ञा पुरुष, ये दो पृथक पृथक पद हैं, इनका अर्थ अलग अलग है। राजा भी अलग है, पुरुष भी अलग है। ठीक है। किंतु जब इन दोनों पदों का समास होकर राजपुरुष एक सुबंत पद बन जाता है तो उन पदों के अर्थ का एक साथ बोध होता है। इसे ही एकार्थी भाव कहते हैं। एकार्थी भाव सामर्थ्य कहते हैं। एकार्थी भाव का संबंध दोनों मिलकर एक हो जाए, मतलब दोनों एक ही अर्थ को बोध करें तो उसका एकार्थी भाव होता है। अब अगला टॉपिक जानिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि समास के कितने प्रकार के समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास चूंकि 5 ही प्रकार के होते हैं। समास पंचधा। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास पंचधा। ठीक है। समास 5 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ तो 6 दिया है, तो 6 दिया है सिर्फ पढ़ने के लिए। ठीक है। समास पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं? समास 5 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब 5 समास